हमारे समाज में मैरिजेस के मामले में आज भी लोग पुरानी मान्यताओं में जकड़े हुए हैं। चाहे लोग हर फील्ड में बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन जब बात शादी की आती है तो परंपराएं अब भी एक मजबूत दीवार बनकर खड़ी दिखाई देती हैं। आज भी शादी को फैमिली रेपुटेशन और सोशल स्टेटस से जोड़कर देखा जाता है। एजुकेशन और फाइनेंशियल आज़ादी के बावजूद यंगस्टर्स को अपनी पसंद से शादी करने की पूरी आज़ादी नहीं मिल पाती। कई बार उनकी भावनाएं और इच्छाएं लोग क्या कहेंगे कि सोच के आगे दबा दी जाती हैं। ये स्थिति दिखाती है कि चाहे टेक्नोलॉजी और सोच कितनी भी आगे क्यों ना बढ़ जाए, लेकिन शादी जैसे परंपरागत संस्था में बदलाव बेहद स्लो है। यह सोच न केवल इंसान की फ्रीडम को दबाती है, बल्कि समाज को भी नुकसान पहुंचाती है। ऐसी मानसिकता आज की जनरेशन की खुशियों और पर्सनल चॉइस को सीमित कर देती है। जब शादी मजबूरी में की जाती है तो रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग और बराबरी की कमी रह जाती है। पुरानी मान्यताओं के नाम पर मैरिज सिस्टम लोगों की आज़ादी ही नहीं छीनता, बल्कि पूरे समाज की ग्रोथ को रोक देता है। अगर हम रियल प्रोग्रेस चाहते हैं तो मैरिज को एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की तरह देखना होगा, जो आपसी रिस्पेक्ट, बराबरी और अंडरस्टैंडिंग पर आधारित हो, न कि सिर्फ पुरानी मान्यताओं पर। डिटेक्टिव के अपने 25 साल के एक्सपीरियंस में मैंने यही देखा है कि सब चीजें बदल रही हैं, लेकिन शादियों को लेकर लोगों की सोच उतनी नहीं बदली है। शादियां करने के तरीके भी बदल गए हैं, पर इसकी जड़ें वही की वही हैं। मेरे पास रोजाना शादी से जुड़े केस आते हैं। शादियों के खराब होने की सबसे बड़ी वजह यही है कि हमारे समाज ने शादियों को लेकर अपना माइंडसेट पूरी तरह से नहीं बदला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय गुप्ता और आप मुझे डिटेक्टिव गुरु के नाम से भी जानते हो, और हम करते हैं देश विदेश में पर्सनल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे शादी से जुड़ी 7 धारणाओं की। मैं आपको बताऊंगा कि हमारे समाज में ये धारणाएं क्या है, क्यों हैं, और आज के जमाने के हिसाब से उसमें क्या बदलाव होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लोगों की पहली धारणा यह है कि अगर शादी अरेंज हो, यानी परिवार की मर्जी से तय हो, तो वो ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हो जाती है। इस सोच को आज भी कई घरों में एक स्ट्रॉन्ग बिलीव के रूप में देखा जाता है। अरेंज मैरिज को लेकर पॉजिटिव इमेज इसलिए भी बनती है क्योंकि इसमें परिवार का पूरा सपोर्ट होता है। हमारे समाज में फैमिली बॉन्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जब शादी पेरेंट्स, रिलेटिव्स और कम्युनिटी की देखरेख में होती है तो लोग मानते हैं कि परिवार का नेटवर्क कपल्स को एडजस्ट करने में मदद करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हस्बैंड वाइफ में किसी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तो परिवार के बड़े लोग उन्हें समझाने और रिश्ते को संभालने में सपोर्ट करते हैं। यही वजह है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि अरेंज मैरिज में सेपरेशन या डिवोर्स की संभावना कम होती है। हालांकि रियलिटी ये है कि कोई भी रिश्ता तभी टिकता है जब उसमें इमोशनल कनेक्शन हो, और ये कनेक्शन केवल परिवार द्वारा तय किए गए रिश्ते से नहीं बनता। असल मायने में रिस्पेक्ट और कम्युनिकेशन ही उस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। कई बार देखा गया है कि अरेंज मैरिज में कपल्स को एक दूसरे को जानने और समझने का लिमिटेड टाइम मिलता है। शादी से पहले मीटिंग अक्सर फॉर्मल होती हैं, और उस दौरान दोनों लोग अपनी रियल पर्सनैलिटी जाहिर नहीं कर पाते। शादी के बाद जब उन्हें एक दूसरे की हैबिट्स, टेम्परामेंट और कमजोरियों का पता चलता है तो शॉक भी लग सकता है। कई कपल्स इस फेज को सफलतापूर्वक पार कर लेते हैं क्योंकि वे पेशेंस और एडजस्टमेंट दिखाते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे सहन नहीं कर पाते। इस तरह अरेंज मैरिज हमेशा सक्सेस की गारंटी नहीं देती। आंकड़ों की बात करें तो भारत में अब भी अरेंज मैरिज का रेशो करीब 80% से ज्यादा है। कई सर्वेज दिखाते हैं कि डिवोर्स रेट भारत में वेस्टर्न कंट्रीज की तुलना में काफी कम है। इससे ये धारणा बनती है कि अरेंज मैरिजेज ज़्यादा
सक्सेसफुल होती हैं, लेकिन एक रिसर्च बताती है कि डिवोर्स रेट लो होने का कारण केवल कंपैटिबिलिटी नहीं है, बल्कि सोशल प्रेशर, परिवार की इज्जत और फाइनेंशियल डिपेंडेंस भी है। यानी कई बार कपल सिर्फ इसलिए साथ रहते हैं क्योंकि सेपरेशन को समाज में अच्छा नहीं माना जाता। इस नज़र से देखें तो सक्सेस का मतलब हमेशा हैप्पी मैरिज नहीं होता, बल्कि सिर्फ कंटिन्यूटी हो सकता है। शादी किसी भी तरह से तय हो, उसकी सफलता दो लोगों के बीच है, आपसी अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट और एफर्ट्स पर निर्भर करती है। अगर पति पत्नी एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, खुलकर कम्युनिकेशन करते हैं और रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एफर्ट्स करते हैं, तो शादी सक्सेसफुल होगी, चाहे वो अरेंज हो या लव। दूसरी तरफ अगर ईगो क्लैशेस, बातचीत की कमी और आपसी रिस्पेक्ट की कमी हो, तो कोई भी शादी टिक नहीं सकती। मैंने अपने कैरियर में अरेंज मैरिज के कितने ही केस देखे हैं। कहीं पति परेशान है तो कहीं पत्नी। वेल एजुकेटेड लोग भी परंपराओं के ट्रैप में फंसकर खराब शादी को झेल रहे हैं। कई बार मेल ईगो आड़े आ जाता है, जिसका शिकार पत्नियां बनती हैं। कहीं पर पत्नियां अपने स्वाभिमान के नाम पर ससुराल वालों को तंग कर रही हैं। आज की जनरेशन अरेंज मैरिज को मॉडर्न वे में अपनाने लगी है। अब फैमिलीज सिर्फ एक मीटिंग के बाद शादी फाइनल नहीं करती। कपल्स को डेटिंग का समय दिया जाता है ताकि वे एक दूसरे को बेहतर समझ सकें। इस बदलाव से अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट भी धीरे धीरे फ्लेक्सिबल हो रहा है और इसमें इमोशनल कंपैटिबिलिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाने लगा है। मतलब अरेंज मैरिज सक्सेसफुल हो सकती हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। रिलेशनशिप को खुशहाल बनाने और अंत तक चलाने के लिए दोनों पार्टनर्स की इमोशनल इन्वेस्टमेंट सबसे जरूरी है। ये सोच कि सिर्फ अरेंज मैरिज में ही सक्सेस की गारंटी है, अधूरी और एक तरफा है। असल मायने में शादी की रियल सक्सेस का पैमाना है आपसी रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और लव। टू 2025 के एक सर्वे के अनुसार 56% लोग इंटरकास्ट शादियों का विरोध करते हैं। 2016 के एक सर्वे में पता चला कि 92% लोगों ने अपनी जाति के पार्टनर से ही शादी की। सिर्फ 4% शादियां ही इंटरकास्ट थी। मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि केवल इंटरकास्ट शादियां ही होनी चाहिए और ना ही इंटरकास्ट शादियों को बढ़ावा देने का मेरा कोई मकसद है। लेकिन आज शादियों की जो हालत है उसे देखकर हम इससे इनकार नहीं कर सकते कि शादी में दो लोगों की पसंद होनी चाहिए, चाहे वो अपनी कास्ट में हो या किसी दूसरी कास्ट में। भारतीय समाज में शादी हमेशा से सिर्फ दो व्यक्तियों का रिश्ता नहीं रही, बल्कि ये फैमिलीज और कम्युनिटीज के बीच का सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी मानी जाती है। इसी कारण शादियों में कास्ट सिस्टम का कॉन्सेप्ट गहराई से जुड़ा हुआ है। जात पात की सोच इतनी स्ट्रांग रही है कि कई जगह शादी का पहला क्राइटेरिया ही यही माना जाता है। शादियों को लेकर दूसरी धारणा यही है। कास्ट बेस्ड मैरिज को समाज में स्टेबिलिटी और प्योरिटी बनाए रखने का तरीका समझा गया। पुरानी थिंकिंग ये थी कि अगर शादी अपनी कास्ट में होगी तो फैमिलीज के बीच सिमिलरिटी रहेगी। खाने पीने की आदतें, फेस्टिवल्स, सोशल कस्टम्स और लाइफस्टाइल एक जैसे होंगे। इस सिमिलरिटी को ऑटोमेटिकली एक सक्सेसफुल मैरिज का सिंबल माना गया। एग्जाम्पल के तौर पर ग्रामीण इलाकों में आज भी पेरेंट्स ये मानते हैं कि इंटरकास्ट मैरिज रिश्ते में प्रॉब्लम्स ला सकती है क्योंकि फैमिली ट्रेडिशंस अलग होते हैं। लेकिन ये धारणा कि कास्ट बेस्ड मैरिज सक्सेस की गारंटी देती हैं पूरी तरह से सही नहीं है। स्टडीज दिखाती हैं कि शादी की लॉन्ग टर्म सक्सेस आपसी रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन पर निर्भर करती है, ना कि सिर्फ सोशल बैकग्राउंड पर। 2018 में किए गए एक सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि भले ही 90% से अधिक मैरिजेज अब भी अपनी ही कास्ट में होती हैं, लेकिन डिवोर्स और मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट के मामलों में कास्ट कोई बड़ा फैक्टर साबित नहीं होता। कास्ट मैरिज का सपोर्ट करने वालों का तर्क ये है कि इससे सोशल सिक्योरिटी और फैमिली सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग रहता है। जब दो फैमिलीज एक ही कम्युनिटी से होती हैं तो एडजस्टमेंट आसान हो जाता है। लेकिन बदलते युग में ये धारणा धीरे धीरे
कमजोर पड़ रही है। अर्बन एरियाज में लोग अब इमोशनल बॉन्ड और कंपैटिबिलिटी को कास्ट से ज्यादा महत्व देने लगे हैं। हमारे समाज में तीसरी धारणा यह है कि बिना दहेज वाली शादी सक्सेसफुल नहीं होती। बहुत से लोग आज भी मानते हैं कि अगर शादी में दहेज शामिल ना हो तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा या उसमें रिस्पेक्ट की कमी रह जाएगी। ये सोच हमारे कल्चर और सोशल स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है, लेकिन असल में ये केवल एक भ्रम है, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं। एक अध्ययन से यह पता चलता है कि लगभग 13.3% महिलाएं दहेज उत्पीड़न का शिकार बनती हैं और 17% से लेकर 26% महिलाओं को दहेज डिमांड का सामना करना पड़ता है, अर्बन और रूरल दोनों में। 2024 के आंकड़ों के अनुसार कुल 25,743 कंप्लेंट्स हुई, जिनमें से 17% यानी 4,383 कंप्लेंट्स दहेज उत्पीड़न से संबंधित थी और 292 दहेज से जुड़ी मौतें दर्ज हुई। 2022 के डेटा में देखा गया है कि पूरे देश में 6,450 दहेज से जुड़ी मौतें हुई, जिनमें 80% मामले यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, एमपी, राजस्थान और हरियाणा के थे। वेस्ट बंगाल में दहेज से जुड़ी कत्ल की कोशिशों में 24% का इजाफा देखा गया। लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? इसके पीछे कई कारण हैं। हमारे समाज में लंबे समय तक दहेज स्टेटस सिंबल माना जाता रहा है। शादी को सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं बल्कि फैमिलीज की सोशल पोजीशन दिखाने का इवेंट भी समझा जाता है। अगर दुल्हन पक्ष ने दहेज दिया तो इसे लड़के की फैमिली के लिए मान सम्मान माना गया। इस कारण से बहुत से लोग ये सोचने लगे कि दहेज वाली मैरिज ऑटोमेटिकली स्टेबल और रिस्पेक्टफुल होगी। कई फैमिलीज दहेज को फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरह देखती हैं। उनका मानना है कि अगर लड़के की फैमिली को दहेज दिया हो तो वे लड़की को ज़्यादा वैल्यू देते हैं और शादी लंबी चलती है। लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। रिसर्च, स्टडीज और रियल लाइफ के केस बताते हैं कि दहेज कभी भी शादी के लिए सफल होने की गारंटी नहीं हो सकता। एक रिपोर्ट बताती है कि हर साल हजारों मामले दहेज उत्पीड़न और दहेज से जुड़ी मौतों के होते हैं। यही दहेज देने के बावजूद रिश्ते टूटते हैं और औरतों को हिंसा झेलनी पड़ती है। इससे साफ है कि दहेज स्टेबल मैरिज का सिंबल नहीं बल्कि कई बार विवादों की जड़ बन जाता है। असल में अगर हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं और बराबरी की पार्टनरशिप निभाते हैं तो ऑटोमेटिकली खुशहाल और लॉन्ग लास्टिंग बनती है, चाहे उसमें दहेज हो या ना हो। दूसरी ओर अगर रिलेशनशिप में ईगो क्लैशेस और लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है तो लाखों का दहेज भी रिश्ते को बचा नहीं सकता। भारतीय समाज में सदियों से एक परंपरा चली आ रही है कि शादी के बाद लड़की को अपना घर छोड़कर पति के घर जाना पड़ता है। इसे पेट्रो लोकल मैरिज सिस्टम कहा जाता है। ये सोच इतनी गहराई तक हमारे कल्चर और परंपराओं में बसी हुई है कि लोग इसे नेचुरल मानते हैं। चौथी धारणा यही है कि शादी के बाद लड़की को ही घर छोड़ना होगा। लेकिन आज के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में ये सवाल उठना जरूरी है कि हमेशा लड़की को ही सैक्रिफाइस क्यों करना पड़े। सबसे पहले इस परंपरा की जड़ें समझनी होगी। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम और पैट्रियार्की के टाइम से ये मान्यता रही है कि शादी के बाद लड़की हस्बैंड की फैमिली का हिस्सा बनती है, उसका सरनेम बदल जाता है, प्रॉपर्टी राइट्स सीमित हो जाते हैं। परिवार और समाज की उम्मीद ये रहती है कि वो लड़के के घर जाकर उसके कल्चर और लाइफस्टाइल को अपनाए। इससे मैरिज को एक तरफा एडजस्टमेंट का रूप दिया गया। लेकिन आज की जनरेशन इस सोच को चैलेंज कर रही है। अर्बन इंडिया में वर्किंग महिलाएं और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लड़कियों की संख्या बढ़ रही है। वे मानती हैं कि मैरिज दो लोगों का बराबरी का बॉन्ड है, ना कि सिर्फ लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर रिलेशनशिप बराबरी की है तो सैक्रिफाइस भी बराबर होना चाहिए। इसलिए आजकल कई कपल्स न्यूट्रल हाउस का कॉन्सेप्ट अपना रहे हैं, यानी शादी के बाद हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर नया घर चुनते हैं। ये अरेंजमेंट ना सिर्फ बराबरी दिखाता है बल्कि दोनों फैमिलीज के बीच बैलेंस भी
बनाता है, लेकिन हर घर में ये कॉन्सेप्ट काम नहीं करती। लड़के का परिवार होता है, पेरेंट्स, छोटे भाई बहन, ऐसे में उसके लिए उनको छोड़कर जाना मुश्किल होता है क्योंकि वो उसकी जिम्मेदारी होते हैं। रिसर्च बताती है कि ऐसे सेटअप में मैरिटल सेटिस्फेक्शन ज्यादा होती है। 2021 की एक स्टडी बताती है कि जब कपल्स इंडिपेंडेंट या न्यूट्रल होम्स में रहते हैं तो उनमें आपसी रिस्पेक्ट और डिसीजन मेकिंग पावर ज्यादा बैलेंस्ड होती है। वही पारंपरिक पेट्रोलोकल सेटअप में कई बार लड़की पर फैमिली प्रेशर और एडजस्टमेंट बर्डन बहुत ज्यादा हो जाता है, जिससे स्ट्रेस और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते हैं। आज जरूरत है कि सोसाइटी की इस सोच को बदला जाए कि लड़की को ही घर छोड़ना होगा। ये सोच न सिर्फ अनफेयर है बल्कि आउटडेटेड भी है। मैरिज को पार्टनरशिप की तरह देखा जाए जिसमें डिसीजन मेकिंग इक्वल हो। सवाल ये भी उठता है कि तो क्या लड़का अपने परिवार को छोड़ दे? इसका एक सलूशन ये हो सकता है कि लड़की को ससुराल में भी अपने मायके की तरह आज़ादी मिले, उसे अपनी रूटीन बनाने की आज़ादी मिले, अपनी पसंद के कपड़े पहनने की आज़ादी मिले, अपनी पसंद का खाना खाने की आज़ादी मिले। जिस तरह वो अपने मायके में आज़ादी से रहती थी उसी तरह उसे आज़ादी से हर चीज करने दी जाए। उसमें टोका टाकी ना हो, बात बात में ये सुनने को ना मिले कि ये तुम्हारा ससुराल है, मायका नहीं। ऐसा होगा तो लड़कियों को ये नहीं लगेगा कि उन्होंने अपना घर छोड़कर बहुत बड़ा त्याग किया है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हमारे समाज में शादी से जुड़ी 7 धारणाओं की। पहली धारणा यह है कि अरेंज मैरिज 100% सफल होती हैं। दूसरी ये कि लोग अपनी जात में की गई शादी को सफल मानते हैं। तीसरा, लोगों को लगता है कि दहेज के बिना शादी सफल हो नहीं सकती। चौथी ये कि शादी के बाद लड़की को ही घर छोड़ना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं 5वीं धारणा की। वो ये है कि लोग आज के ज़माने में भी शादी को लाइफ के लिए बेहद जरूरी चीज मानते हैं। 2011 की जनगणना में महिलाओं की शादी की औसत उम्र लगभग 21.2 वर्ष थी, जबकि 2018 के एक सर्वे में ये बढ़कर 22.3 वर्ष हो गई। ये एक ऐसा ट्रेंड है जो बेटर एजुकेशन और करियर के प्रति महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। 2024 की एक रिपोर्ट में इंडिया की एवरेज मैरिज एज 22.7 वर्ष बताई गई है। इसमें दिल्ली, पंजाब जैसे स्टेट्स में ये 24 वर्ष से ऊपर है और साउथ के राज्यों में जैसे केरला, तमिलनाडु में ये 23.4 वर्ष के बीच है। हालांकि एजुकेशन और इकोनॉमिक आज़ादी जैसे फैक्टर इस बदलाव के मुख्य ड्राइवर्स हैं। महिला एजुकेशन और शहरीकरण मैरिज को डिले कर रहे हैं क्योंकि लोग अब अपने कैरियर, सेल्फ ग्रोथ और इमोशनल मैच्योरिटी को पहले नंबर पर रख रहे हैं। फिर भी हमारे समाज में लंबे समय से यही सोच रही है कि शादी करना बहुत ज़रूरी है, जीने के लिए शादी ही सब कुछ है। यानी अगर कोई व्यक्ति शादी नहीं करता तो उसकी लाइफ अधूरी मानी जाती है। ये मेंटेलिटी इतनी स्ट्रांग है कि लोग अक्सर बिना सोचे समझे मान लेते हैं कि मैरिज ही अल्टीमेट गोल है। लेकिन क्या सच में शादी के बिना जीवन अधूरा है? और आज के कॉन्टेक्स्ट में इस सोच में क्या बदलाव होना चाहिए? सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये थिंकिंग क्यों बनी। परंपरागत सोसाइटी में मैरिज सिर्फ 2 लोगों का बॉन्ड नहीं था, बल्कि फैमिली, सोशल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का आधार भी था। पुराने जमाने में महिलाओं को फाइनेंशियल आज़ादी नहीं थी, इसलिए उनके लिए मैरिज ही सर्वाइवल का तरीका था। आदमियों के लिए भी शादी से सोशल रिस्पेक्ट और फैमिली लेगेसी जैसी चीजें जुड़ी हुई थी। इसी कारण ये पीढ़ियों तक ये धारणा बनी रही कि शादी के बिना लाइफ बेकार है। दूसरा कारण है सोशल प्रेशर। हमारे यहाँ अनमैरिड व्यक्ति पर अक्सर लोग तरस खाते हैं, मतलब उसको दया का पात्र माना जाता है। अगर कोई 30 की उम्र तक भी शादी ना करे तो रिश्तेदार और समाज सवाल उठाने लगते हैं। इसी वजह से कई लोग कंप्रोमाइज करके शादी कर लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि लाइफ कंप्लीट तभी होगी जब शादी होगी। आज महिलाएं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हैं, कैरियर ओरिएंटेड हैं और अपने डिसीजन खुद ले सकती हैं। अब मैरिज सिर्फ सर्वाइवल का तरीका नहीं बल्कि एक इमोशनल पार्टनरशिप
होनी चाहिए। अगर कोई इंसान सिंगल रहते हुए खुश है तो उसे फोर्स करके शादी कराना या गिल्टी फील कराना गलत है। 2020 की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अब मैरिज सेटिस्फेक्शन तभी पॉसिबल है जब इंसान अपनी इच्छा से शादी करते हैं। सोशल प्रेशर से की गई शादी लॉन्ग टर्म में खुशियां नहीं ला सकती। आज के कॉन्टेक्स्ट में बदलाव यही होना चाहिए कि सोसाइटी मैरिज को एक ऑप्शन की तरह देखे, ना कि मजबूरी की तरह। किसी का कैरियर, हॉबीज, ट्रैवल गोल्स या सेल्फ ग्रोथ भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना शादी। जो लोग शादी करते हैं उन्हें अपनी मर्जी और खुशी से शादी करनी चाहिए, ना कि सिर्फ सोशल एक्सेप्टेंस के लिए। और जो लोग शादी नहीं करना चाहते उन्हें समाज और परिवार की तरफ से रिस्पेक्ट और स्पेस मिलना चाहिए। शादी इंपॉर्टेंट हो सकती है लेकिन लाइफ का सब कुछ नहीं। जीने के लिए मैरिज कोई जरूरी शर्त नहीं है। खुशियां, ग्रोथ और सेटिस्फेक्शन अलग अलग तरीकों से भी मिल सकते हैं, चाहे वो कैरियर से हो, पैशन से हो या सेल्फ लव से। मतलब शादी को मजबूरी नहीं बल्कि एक चॉइस की तरह स्वीकार किया जाए। हमारे समाज में शादी के समय कुंडली मिलान यानी हॉरोस्कोप कंपैटिबिलिटी को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। छठी धारणा यही है कि कुंडली मिलाकर शादी नहीं की तो वो सफल नहीं होगी। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और आज भी लाखों फैमिलीज मानती हैं कि बिना कुंडली मिलान के शादी करने से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लेकिन सवाल ये है कि आज के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में भी क्या कुंडली मिलाना सही है? वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार जन्म समय और ग्रहों की पोजीशन एक व्यक्ति के स्वभाव, हेल्थ, कैरियर और रिलेशनशिप को प्रभावित करती है। इसलिए शादी से पहले लड़के और लड़की की कुंडलियां मिलाई जाती हैं ताकि ये देखा जा सके कि उनकी कंपैटिबिलिटी कैसी है। कई फैमिलीज तो कुंडली को ही अंतिम आधार मानती हैं। अगर पूरे गुण ना मिले तो शादी ही रिजेक्ट कर दी जाती है। लेकिन आज की रियलिटी काफी अलग है। मॉडर्न रिसर्च और साइकोलॉजी बताती है कि किसी भी मैरिज की सक्सेस सिर्फ ग्रहों पर नहीं बल्कि आपसी रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, कम्युनिकेशन और इमोशनल बॉन्डिंग पर निर्भर करती है। एक स्टडी के मुताबिक सक्सेसफुल मैरिज की असली वजह होती हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन, शेयर्ड गोल्स और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स। यानी कुंडली मिलान एक कल्चरल बिलीव है लेकिन मैरिज सेटिस्फेक्शन का असली आधार इंसान का बिहेवियर है। इसलिए आज के समय में कुंडली मिलान पर डिपेंड करना सही नहीं है। भारतीय समाज में शादियां सिर्फ दो व्यक्तियों का मिलन नहीं मानी जाती बल्कि उन्हें एक ग्रैंड सेलिब्रेशन के रूप में देखा जाता है। यही कारण है कि आजकल शादियों पर बेतहाशा खर्च किया जाता है। डिजाइनर कपड़े, लग्जरी बैंक्वेट हॉल, डेस्टिनेशन वेडिंग और हैवी डेकोरेशंस अब आम बात हो गई है। फैमिलीज अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी से आगे जाकर भी खर्च करती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शादी एक बार की इवेंट है जिसे परफेक्ट होना ही चाहिए। इस आधार का सबसे बड़ा कारण है सोशल स्टेटस। फैमिलीज मानती हैं कि वेडिंग फंक्शंस उनके रिस्पेक्ट और प्रेस्टीज को दर्शाते हैं। अगर शादी सिंपल हो तो लोग कमेंट करेंगे कि शादी उतनी अच्छी नहीं हुई। इसी डर के कारण कई मिडिल क्लास फैमिलीज भी लोन लेकर या अपनी सेविंग्स खत्म करके धूमधाम से शादियां करती है। दूसरी तरफ बॉलीवुड और सोशल मीडिया भी है, इस ट्रेंड को बूस्ट करते हैं। जब सेलिब्रिटीज की रॉयल वेडिंग्स और करोड़ों के फंक्शंस वायरल होते हैं तो आम लोग भी उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि ऐसा खर्च अक्सर फाइनेंशियल बर्डन बन जाता है। आरबीआई की रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत में पर्सनल लोन्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा वेडिंग्स और सेरेमनीज में यूज किया जाता है। कई बार पेरेंट्स अपनी पूरी लाइफ सेविंग्स सिर्फ एक दिन के इवेंट पर खर्च कर देते हैं, जबकि वही पैसा एजुकेशन, बिजनेस या प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में लगाया जाए तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिल सकते हैं। आज के समय में शादी को डिस्प्ले ऑफ वेल्थ के बजाय एक इमोशनल बॉन्ड के रूप में
देखा जाए। हालांकि यंग जनरेशन इस सोच को बदल रही है। अब कई कपल्स इंटीमेट वेडिंग्स या कोर्ट मैरिजेस को प्रेफर करते हैं। बचाए हुए पैसों को घूमने, घर खरीदने के लिए खर्च करते हैं या फिर इन्वेस्ट कर देते हैं। अर्बन एरियाज में करीबी लोगों के साथ मीनिंगफुल सेलिब्रेशन का ट्रेंड बढ़ रहा है। यहाँ फोकस डेकोरेशन या फूड वैरायटी पर नहीं होता, बल्कि अपनों के साथ शादी की खुशी का जश्न मनाने पर होता है। समाज को यह समझना होगा कि मैरिज की वैल्यू वेन्यू या बजट से नहीं, बल्कि रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ से तय होती है। अगर फैमिलीज फाइनेंशियली कंफर्टेबल हैं तो ग्रैंड सेलिब्रेशन करने में बुराई नहीं, लेकिन अगर ये स्टेटस शो ऑफ के लिए हो और बाद में फाइनेंशियल स्ट्रेस लाए तो ये सोच बदलनी जरूरी है। शादी जीवन का इंपॉर्टेंट अवसर है, लेकिन इसे फाइनेंशियल बर्डन या सोशल कंपटीशन का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। सिंपल, सस्टेनेबल और इमोशनली मीनिंगफुल वेडिंग्स ही आज के समय में प्रैक्टिकल और बेनिफिशियल हैं। दोस्तों, ये थी शादी को लेकर हमारे समाज की 7 धारणाएं। आखिर में इतना ही कहूंगा कि शादी की सफलता का आधार बराबरी, रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ना कि केवल पुरानी परंपराएं। यही सोच आने वाले समय में एक ज्यादा बैलेंस्ड और सेंसिटिव समाज की नींव रखेगी। अगर इस टॉपिक को लेकर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं जल्द से जल्द उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं जानकारी से भरपूर एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद। डिटेक्टिव गुरु